नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम उत्तराखंड की रहने वाली एक कुमारी हैं, एक कन्या हैं, उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये बहन लगभग 28-29 वर्ष की इनकी आयु है और इनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके माताजी और इनके पिताजी इनको एक कमरे के अंदर कैद करके रखते हैं और उस कमरे के अंदर ना तो वेंटिलेशन है, मतलब कोई खिड़की भी नहीं है। घर के बीचों बीच वो कमरा बना हुआ है और इनको बहुत ज्यादा घुटन होती है, इनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ये कमरे से बाहर निकलती हैं तो ये कहती हैं कि मेरी जो माँ है भैया, उनका जो नेचर है वो बहुत ही ज्यादा नार्सिस्टिक टाइप का है। वो पूरा दिन कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती है और मेरी शक्ल देखते ही उसका जो गुस्सा है वो सातवें आसमान को भी पार कर जाता है और वो मुझे अनाप शनाप बोलने लग जाती है। कह रही है कि मेरे जो पिताजी हैं, मेरी माता और मेरे पिताजी के रिलेशंस, ये कहती हैं कि कभी भी अच्छे नहीं थे और हमेशा से कह रही है मेरी माँ ने मेरे पिताजी से झगड़ा कर करके इतना ज्यादा टॉक्सिक उनके लिए माहौल कर दिया घर के अंदर कि पिताजी भी अच्छे से बच्चों से बात करना पसंद नहीं करते हैं। कह रही है कि हमारे घर के अंदर ये माहौल है ही नहीं कि अपनी माता अपने पिता के साथ बैठ करके बच्चा कोई दुख सुख कर ले, कुछ उनको बात बता दे या ऐसा एक्सपेक्ट करे कि मैं अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करूं तो मेरे माता या मेरे पिता सुकून से सुनेंगे और मुझे कुछ ढंग की राय दे देंगे। तो कह रही है ऐसा माहौल है ही नहीं। तो हमने इनसे पूछा कि भैया, आपके माता और पिता आपके साथ ऐसे करता क्यों है, मतलब आपके साथ ऐसे करते क्यों हैं, इसका कारण क्या है। तो इन बहन ने बताया कि भैया देखो, जो मेरी मम्मी है, अच्छा इन्होंने ये भी बताया कि ये अकेले नहीं है, इनके अलावा इनकी एक छोटी बहन भी है। ठीक है। अब छोटी बहन जो है, ये कहती है कि उसको इतना प्रेशर, इतना टॉर्चर और मार पीट जो कि इनके साथ हुई, वो उसको उतनी नहीं झेलनी पड़ी, क्योंकि ये कहते हैं कि मैं उससे बड़ी थी 3-4 साल, तो सारा गुस्सा मेरे ऊपर ही उतर जाता था, उसकी बारी नहीं आती थी कभी। तो इनका एक घर है जिसमें माँ है, पिता है, छोटी बहन है और ये बहन रहती है। ठीक है। अच्छा, तो ये कहते हैं कि इनके जो पिताजी हैं वो एक बहुत बड़े टिम्बर मर्चेंट हैं, यानी कि जो ये लकड़ी, जो पेड़ काटने का जो काम होता है, कह रही है वो मेरे पिताजी करते हैं। मम्मी हाउसवाइफ हैं। लेकिन ये कहती हैं कि जो मेरे पिताजी हैं, सॉरी मेरी जो मम्मी हैं, वो इस चीज से हमेशा से ऑब्सेस्ड रही हैं कि जो सारी प्रॉपर्टी है, जो बैंक का बैलेंस है, वो मेरी मम्मी के नाम पे होना चाहिए, मेरी मम्मी के पास होना चाहिए। ये कह रही हैं कि मैं जब से मैंने होश संभाला है तब से मेरी मम्मी को मैं इन्हीं बातों के ऊपर मेरे पिताजी के साथ, परिवार वालों के साथ झगड़ा करते हुए देखती आई हूँ कि ये मुझे मिलना चाहिए, वो मुझे मिलना चाहिए। खानदान में भी झगड़ा करती रहती है कि पुश्तैनी जमीन में से ये वाला हक हमारा है, वो वाली तगड़ी वाली जो जमीन है वो जमीन हमें मिलनी चाहिए। पिताजी को कह रही है हरास करती रहेंगी कि इतना पैसा मेरे अकाउंट में कम है, इतना पैसा डालो, उतना पैसा डालो। कह रही मेरी, मतलब मेरी मम्मी इस चीज से ऑब्सेस्ड रहती हैं कि मेरे पिताजी के पास पर्सनली जो फंड्स हैं उनका एक्सेस ना रहे, सब कुछ उनको मिलता रहे। और विशेषकर इसलिए है क्योंकि ये कहती हैं कि मेरे जो पिताजी हैं, जो रिश्तेदार बताते हैं कि वो ना थोड़ा खुला खर्चा करने वाले इंसान थे और कह रही कि ना वो हम बच्चों के ऊपर खर्चा कर दिया करते थे, मतलब जैसे कभी बच्चों के लिए कपड़े ले आए या कुछ ले आए। तो ये कहती हैं कि इनकी माँ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इनकी माँ को ये है कि सारा पैसा मेरे पास रहेगा और मैं डिसाइड करूंगी कि ये जो 2 लड़कियां हमारे घर में पैदा हो गई हैं, उनके हिसाब से ये जो मुसीबतें पैदा हो गई हैं, इनकी माँ के हिसाब से जो मुसीबतें हमारे घर में पैदा हो गई हैं, इनको कितनी रोटी देनी है, कितना पानी पिलाना है, कितने कपड़े पहनाने हैं, कब खरीदने हैं, ये सब कुछ मैं डिसाइड करूंगी। तू क्यों नए कपड़े ले आता है। तो कहती मेरी माँ को शायद इस चीज से ज्यादा समस्या थी कि हमारे जो परिवार वाले हैं, जैसे पहले दादा दादी भी कुछ करने का प्रयास करते थे, हालांकि अलग रहते थे, लेकिन अगर हमारे लिए कोई कुछ ले आएगा तो कहती है मेरी माँ को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है इस चीज से। वो कहती है मेरे बच्चे हैं, मैं देखूंगी, मैं दूंगी। और कह रही है हमारे को हमारी माँ कुछ भी नहीं देना चाहती है, इसका बस नहीं चलता है तो हमारे को भूखा मार दे। अच्छा। अच्छा, ये तो इन्होंने माता जी का बताया। अच्छा, माता जी का इन्होंने बताया कि माँ जो है बात बात पे कह रही है कि बहुत ज्यादा पीटा करती थी मुझे और स्ट्रिक्टली, जैसे हमने ऑलरेडी बताया कि भाई ये बोलती थी कि बच्चियों के हाथ में पैसा नहीं देना है
और आज भी ये कहती हैं कि भैया मैं 29 साल की हो गई हूं, लेकिन अगर मेरे हाथ में पिताजी ने पैसा रख दिया या किसी तरह से मेरे पास कुछ पैसा आ गया, तो मेरी माँ को आफत मच जाती है, आफत मच जाती है कि लड़कियों के हाथ में तूने पैसा रखा क्यों, लड़कियों को नहीं देना चाहिए उनके हाथ में पैसा। अच्छा, अच्छा, जो पिताजी हैं, कह रही हैं पिताजी को एक अलग ही प्रॉब्लम है। कह रहे पिताजी खुद बिजनेसमैन है, लेकिन पिताजी की सोच ये है कि अगर लड़कियों को घर से बाहर निकलना है तो भैया सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रेपरेशन करो, सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स को क्रैक करो, और अगर आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो तो आप घर से बाहर निकल सकते हो, वरना घर के अंदर कैद रहो। कह रही मेरे पिताजी घूमने फिरने भी नहीं जाने देते हैं, मैं इस घर में, कह रहे पिताजी का कहना यह है कि घर के अंदर कैद रहो, और कह रही है मैं घर के अंदर होती हूँ, मेरी माँ मेरी शक्ल देखती है तो मुझसे झगड़ा करती रहती है, तो मुझे अपने आप को इस रूम के अंदर कैद करके रखना पड़ता है। तो कह रही है यार ये क्या माँ और बाप है, कह रही मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इसके साथ साथ ये कहती है कि माँ जो है, माँ बहुत ज्यादा नार्सिस्टिक पर्सनालिटी की हैं। ये कह रही है मेरी माँ बचपन में ऐसा करती थी कि जैसे उनको मेरे पे गुस्सा आता था तो मुंह पे धे चमाट धे चमाट धे चमाट, कह रही चमाट मारती रहती थी, मारती रहती थी। और कहते मारते मारते जैसे मैं अपना मुंह छुपा लेती थी ना कि भाई बस बहुत हो गया, बहुत ज्यादा मार पड़ रही है, तो कह मेरी माँ मेरे को उठा करके ऐसे, मतलब जैसे यहां से पकड़ लिया और कपड़ों से ऐसे पकड़ लिया, कह रही दोनों हाथों से उठा करके जोर से जो दीवार होती थी उस पर ऐसे पटक करके मारती थी। कह रही पहले दीवार पे पटकेगी, मुझे दीवार से चोट लगेगी, फिर मैं नीचे गिरूंगी, मेरे को वहां से चोट लगेगी, कि तूने मेरा हाथ रोका कैसे, तूने बीच में कैसे कर लिया, मैं पीट रही हूं तो चुपचाप पिट। कह रही है भैया मेरे इतना मारती थी कि खून निकल जाता था, और कह रही मैं मतलब बद आवाज हो जाती थी, लेकिन उसको ये होता था कि भाई ऐसा है, अगर मैं मार रही हूं तो चुपचाप पिटाई करो, जब मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं पीटना अपने आप बंद कर दूंगी, अपने आप को बचाओ नहीं। कह रही है कि भैया मेरे को समझ में नहीं आता कि आज तक मैं कैसे बची रह रही, कि इसने मेरा खून नहीं कर दिया, मतलब कैसे मैं बच गई हूं, कैसे मैं जिंदा हूं, मेरे को ही पता है। तो माता जी का ये वाला, और फिर जो पिताजी हैं, पिताजी का ये ऑब्सेशन कि भैया घर के अंदर जो है तुम लोग बंद ही रहोगे, अगर घर से बाहर निकलना है तो यूपीएससी क्रैक करो या कोई और सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करो करो। अब ये कहती हैं कि भैया मेरी जो छोटी बहन है ना वो बहुत लकी है इस चीज के अंदर। पहले तो कह रही हैं कि उसको मार बहुत कम पड़ती थी बचपन में, हालांकि ये कहती हैं कि मेरी माँ उससे भी नफरत करती थी, लेकिन ये कहती हैं कि मार बहुत कम पड़ती थी क्योंकि मैं पहले बहुत ज्यादा पिट लेती थी, उसको तो एक दो चांटे ही पड़ते थे। कह रही है फिर उसके बाद जब हम बड़े हुए, जब हमारी ये उम्र हुई कि चलो यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर लेते हैं, तो कह रहे हैं कि भैया देखो मेरा तो मन करता नहीं था। अब ये कहती हैं कि मेरी बहन हमेशा से इंटेलिजेंट थी, वो साइंस की स्टूडेंट थी, मैंने लिया था आर्ट्स, और आर्ट्स भी इसलिए लिया था कि भैया देखो जैसे तैसे ग्रेजुएशन तो करनी होती है ना। अब ये कहती हैं कि भैया देखो मैं तो ना फैशन डिजाइनिंग पढ़ना चाहती थी, और जैसे तैसे घर के अंदर लड़ झगड़ करके इन्होंने फैशन डिजाइनिंग की ही डिग्री ली। वेरएज ये अपनी बहन के बारे में बताती हैं कि भैया कि पहले जो बहन है, बहन ने इंजीनियरिंग करी, अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद उसने स्टेट के जो हमारे उत्तराखंड के कहती हैं कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं उसकी प्रेपरेशन करी, और कहती हैं कि पिछले साल जो स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम होता है, आई थिंक उससे इंसान मतलब डेप्यूटी कलेक्टर या उसकी इक्विवेलेंट पोजीशन होती है, उस प्रकार की जो जॉब है वो मिल जाती है। तो कह रही है कि मेरी बहन ने वो कर लिया है, और कह रही है ये एग्जाम क्लियर करने के बाद जो है कि यदि फिर तो वो आजाद है, वो तो अपना जो उनको जो गवर्नमेंट से जो मिला हुआ है रहने का, कह रही है वो वहीं पे रहती है, वो मम्मी पापा के पास नहीं रहती है। अब ये कहती है कि देखो भैया उसने तो इतना टॉर्चर भी नहीं सहा, लेकिन फिर वो निकाल भी गई अपना एग्जाम। कह रही है लेकिन मैं तो आज भी इस टॉर्चर के अंदर फंसी हुई हूँ। हमने इनसे कहा कि बहन आप कोई और जॉब कर लो, कुछ और कर लो, तो ये कहते हैं कि कोई भी और जॉब, किसी भी और तरह का बिजनेस मेरे पापा अलाउ नहीं करते हैं। कह रही है मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कैद ही कर रखा है, ये इसने बहाना ही बना रखा है, कि बस बहाना है कि ठीक है या तो ये होगा या फिर ब्याह करके जाएगी, और उसके बाद फिर जो है वो होगा। अच्छा, एक और कॉम्प्लिकेशन है इनकी लाइफ के अंदर, और वो कॉम्प्लिकेशन ये है, ये कहती हैं कि भैया आज से लगभग 2 साल पहले, क्योंकि मैं तो कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रही थी, मेरी ग्रेजुएशन हुई, कह रहे मेरे तो तैयारी मुझसे हुई ही नहीं, बाहर जॉब करने दिया नहीं, तो मैं घर में थी, तो कह रहे कि मेरा जो रिश्ता है, रिश्ता विश्ता घर वालों ने देखा, तो ये कहती कि एक लड़का है
आज से 2-2.5 साल पहले मेरी जो मंगनी है, जो सगाई है, उसके साथ की गई थी। लेकिन ये कह रही हैं कि भैया पता नहीं क्यों मुझे ना सबसे पहले तो उस लड़के पे ट्रस्ट नहीं है, और ट्रस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे माता पिता ने उसके साथ सगाई कराई है। मेरे को मेरे माँ बाप के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी मेरे लिए करेंगे, जो इनकी एनर्जी है मेरे प्रति, जो मैंने झेला है इन लोगों के माध्यम से, जो भी झेला है, ये कहती है कि मुझे लगता नहीं है कि कोई भी डिसीजन अगर ये लेंगे मेरे लिए तो वो ठीक डिसीजन लेंगे। तो ये कह रही है कि मैं बहुत ज्यादा डाउटफुल हूँ। मेरे भी घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं कि भैया देखो, आजाद होना है ना, घर से बाहर निकलना है तो ब्याह करो। कह रही कि ना भैया मैं कर भी लूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत टॉर्चर है, इस टॉर्चर से तो बाहर निकलूं। लेकिन ये कहती हैं कि जब भी मैं सोचती हूँ ना शादी करने के बारे में, मुझे ना बड़ा खौफ सा आ जाता है अंदर। कह रही कि मतलब एक डर सा आता है मेरे अंदर। तो कह रही है मैं शादी के लिए हाँ नहीं कर पा रही हूँ। कह रही है उसका प्रेशर मेरे माता पिता के ऊपर भी आ रहा है। हालांकि ये कहती हैं कि जो लड़का है वो इंजीनियर है, लड़का अच्छी खासी आईटी जॉब करता है, यहाँ से उत्तराखंड से बाहर कहीं दूर रहता है, तो यहाँ से दूर जाने का बहाना भी है मेरे पास। लेकिन ये कहती हैं कि ये ना 2 साल हो गए हैं, मैं शादी के लिए हाँ नहीं कर पा रही। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैं अंदर ही अंदर इतनी ज्यादा क्यों घुट रही हूँ, क्यों मैं तकलीफ में हूँ, बचपन से मेरे साथ इतनी ज्यादा मारपीट क्यों हुई, मुझे क्यों इन लोगों ने इस कमरे में कैद किया हुआ है। और काफी समय से कह रही है सारे टेंशन डिप्रेशन की वजह से ना मैं बीमार सी भी चल रही हूँ। मुझे हल्का हल्का बुखार हमेशा रहता ही है, तबीयत मेरी खराब रहती ही है। तो ये सब कुछ इनके जीवन में क्यों हो रहा है, इनके माता पिता से इनके पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन है, छोटी बहन से इनका क्या कनेक्शन है। हालांकि ये कहती हैं कि मेरे छोटी बहन के प्रति कोई बुरी भावना नहीं है, शुभ भावना है। लेकिन छोटी बहन क्यों नहीं पिटी और मैं क्यों इतना ज्यादा पिटी हूं, ये बात भी ये बहन जो है जानना चाहती थी। तो अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से दोस्तों इन्होंने एक से ज्यादा पूर्व के जीवन देखे थे, और उनके माध्यम से जो है इनको अपने जो आज इनके रिश्ते इनको इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं, उसका जो उत्तर है वो इनको जो है प्राप्त हो गया था। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, इसके बारे में आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर इनका यूजर आईडी है लिजा नायक, माधुरी एस और सीमा सैनी। इसी के साथ साथ दोस्तों चैनल के कई सारे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो कि पहले चैनल के मेंबर थे, फिर उन्होंने मेंबरशिप को छोड़ दिया था और उन्होंने चैनल को रीजॉइन किया है। तो हालांकि उनके नाम तो हमारे वीडियोस के अंदर हम नहीं लेते हैं, लेकिन उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो चैनल की मेंबरशिप है उसको रीऑप्ट करने के लिए, रीजॉइन करने के लिए। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि चैनल के सभी जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए हर महीने कम से कम एक ग्रुप पीएलआर का, यानी कि हिप्नोसिस का, हिप्नोथेरेपी का जो सेशन है वो हम कंडक्ट करते ही करते हैं। इस महीने वो सेशन कब किया जाएगा उसकी डेट हमने अभी तक अनाउंस नहीं की है। आप जानते ही हैं कि पहले 10-15 दिन इंजरी हो गई थी पैर में, उसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे थे। फिर हमारे को 5-6 दिन का हमारा ट्रैवल भी था, जिसके चलते वीडियोस भी हम ठीक से अपलोड नहीं कर पाए हैं, और जो हमारे सेशंस वगैरह हैं वो काफी सारे रीस्केड्यूल हो गए, तो सब हम मैनेज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो ग्रुप पीएलआर प्लस इनर चाइल्ड हीलिंग का सेशन है वो इस महीने भी जो लास्ट वीक ऑफ द मंथ है उसके अंदर कंडक्ट किया जाएगा। डेट अभी हमने डिसाइड नहीं की है, फाइनल नहीं करी है। 1-2 दिन के अंदर वर्कआउट करके जब नेक्स्ट वीडियो को हम अपलोड करेंगे, या अगर नेक्स्ट वीडियो को हम अपलोड नहीं भी करेंगे तो भी जो चैनल का जो कम्युनिटी पोस्ट है उसके ऊपर हम एग्जैक्ट डेट आप सबको कम्युनिकेट कर देंगे, जब नेक्स्ट ग्रुप पीएलआर प्लस इनर चाइल्ड हीलिंग का जो सेशन है उसको कंडक्ट कराया जाएगा। कराया इसी महीने में जाएगा। तो अगर आप भी इन सेशंस का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे ये जो वीडियो है इसके नीचे जैसा कि हमने बताया है कि आपको ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम बात करते हैं कि जब ये बहन अपने पूर्व के जीवन के अंदर गए तो किस प्रकार का दृश्य जो है वो इनके सामने आया, क्या कनेक्शंस निकल करके आए। और पास्ट लाइफ के दृश्यों से पहले दोस्तों हम बोलना चाहेंगे कि हो सकता है कि ये जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके अंदर वॉइस क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो, क्योंकि जो हमारा रेगुलर जो हमारा रिकॉर्डिंग सेटअप है जहां से बैठ करके हम काम करते हैं वहां पर बैठ करके अभी हम ये रिकॉर्डिंग को नहीं कर रहे हैं किसी कारणवश। तो अगर थोड़ा बहुत आपको वॉइस क्वालिटी ठीक ना लगे
या बैकग्राउंड में उतना ज्यादा मजा ना आए, उतना हैपनिंग ना लगे, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि पास्ट लाइफ में गए तो क्या नजर आए। ठीक है जी। तो जैसे कि प्रोसेस होता है दोस्तों, ये ऊपर की तरफ देखते हैं तो इनको खुला आसमान नजर आता है। नीचे की तरफ देखते हैं तो जो जमीन है वो कच्ची जमीन नीचे नजर आती है, लेकिन ये कहते हैं कि जमीन बहुत ही ज्यादा साफ सुथरी है। जमीन तो कच्ची है, मिट्टी है, लेकिन जैसे प्रॉपरली मेंटेन्ड होता है ना, वैसी है, सूखी हुई फील हो रही है। अच्छा, ये कहते हैं कि पैरों की तरफ हम कहते हैं कि देखो भाई पैर कैसे हैं, तो पैरों में कहते हैं कि मैंने बहुत सुंदर सैंडल डाली हुई है ब्लैक कलर की, और ऊपर कहती हैं कि पूरा मेरा जो ड्रेस है वो सफेद कलर का है। और सफेद कलर का जो ड्रेस है, ये कहती है कि जैसे पूरा मैंने बदन पे कुछ लपेटा हुआ है, जैसे कोई गाउन हो, या जैसे ड्रेप किया हुआ है बस मैंने, ऐसी इनको जो है फीलिंग आ रही होती है। अपने आप को ये एक कन्या के रूप में ही देख रही होती हैं, और ये कहती हैं कि लगभग 20 वर्ष, 20-21 साल की मैं कन्या हूं। अच्छा, जो इन्होंने ड्रेप की हुई है व्हाइट कलर की ड्रेस, ये कहती है कि उसका जो मटेरियल है, कह रही है वो बहुत ही पॉश और बहुत ही महंगा है, ऐसी मेरे को फीलिंग आती है। कमर के अंदर ये कहती है कि कमर बंद है, एक बेल्ट सी मैंने पहनी हुई है, जो कि मुझे लग रहा है कि ब्रास की बनी हुई है, यानी कांसे की बनी हुई बेल्ट है। अपने स्किन को देखती हैं तो ये कहती है कि मैं बहुत गोरी हूं और मैं इंडियन नहीं हूं। तो हमने इनसे पूछा कि भाई इंडियन नहीं हो तो कौन हो, क्या जगह है, तो मुझे बताओ। तो ये कहती है कि भैया जो जगह है ये ना बहुत ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि शांति प्रिय जगह है, बहुत ज्यादा शांति है चारों ओर। ये कहती है कि मैं एक मार्केट के अंदर घूमने के लिए आई हूं, और इस मार्केट के अंदर 25 से 30 लोग मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं कि कोई मार्केट लगी हुई है, और मेरे अलावा और भी लोग हैं जो मार्केट के अंदर घूम रहे हैं। कह रही है शॉप्स हैं, लेकिन शॉप्स हैं जैसे कि तंबू बांध के रखा हुआ है, तंबू वाली शॉप्स है, पक्की शॉप्स फील नहीं हो रही हैं। और हम इनसे पूछते हैं कि भाई बिल्कुल पास में कोई शॉप है तो बताओ। तो कहती है हाँ, बिल्कुल पास में शॉप है, और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पत्थर के बने हुए बर्तन कोई व्यक्ति वहां बेच रहा है। तो हम इनसे कहते हैं कि भाई उससे पूछो कि भाई कौन सी जगह है, क्या है, आपको जानता है या नहीं जानता। तो क्षमा चाहते हैं। तो ये कहती हैं कि भाई हम इनसे पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी जगह है। पहले तो जो शॉपकीपर होता है, जो मिट्टी के नहीं पत्थर के बने हुए बर्तन बेच रहा होता है, जैसे पत्थर को ही तराश दिया गया, उसके उससे बर्तन बना लिए गए हों, ऐसे बर्तन ये बताती हैं। तो ये कहती हैं कि ये व्यक्ति कह रहा है कि इस मार्केट का नाम अलूफा है, अलूफा। अच्छा, अलूफ या अलूफा ऐसा कुछ बोला। और ये कहती हैं कि इसका जो नाम है, ये बता रहा है दुकानदार का नाम, इसका नाम है शहजादा कलीम। तो हमने इनसे कहा कि भाई अगर वो शहजादा है तो पत्थर के बने हुए बर्तन क्यों बेच रहा है। तो ये कहती है कि नाम का शहजादा है, वैसे तो ऐसा सही लग रहा है, थोड़ा गरीब आदमी दिख रहा है मेरे को। अच्छा, तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, उससे पूछो कि आपका नाम क्या है। तो ये कहती हैं कि वो मुझे अजीब तरीके से देख रहा है और मुझे कह रहा है कि मैं आपको जानता थोड़ी हूं, आप तो बाजार में घूमने के लिए आए हो, तो आपका नाम क्या है ये मैं कैसे बताऊंगा। तो हमने इनको कहा कि आप उनको कहो कि मेरा नाम ये है, तो अपने आप आपके मन में आपका नाम आ जाएगा। और जैसे ही ऐसा करने का प्रयास करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं शॉपकीपर को, तो ये कहती हैं कि भैया मेरा नाम सुमा है, सुमा। ये कौन सी जगह है, कौन सा देश है। तो ये कहती हैं कि ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये मिस्र है, यानी कि ये इजिप्ट है, इजिप्ट। हम इनसे पूछते हैं कि भी ये जो शॉपकीपर है इसको आप जानते हो, इससे कोई कनेक्शन है, क्योंकि अमूमन तौर पे ऐसा होता है कि जो व्यक्ति सबसे पहला हमारे को दिखाई देता है पास्ट लाइफ के अंदर, उसका हमारे इस लाइफ से कनेक्शन होता है। तो ये देखती हैं, ये बताती हैं कि जो शहजादा है, द शॉपकीपर, ये किसी लोअर बिरादरी को बिलोंग करता है, मतलब छोटे तबके को बिलोंग करता है। और कह रही है कि मैं कोई बहुत ऊंची जाति की हूं और समाज में मेरा बहुत ऊंचा स्टेटस है, जिससे कि ये बात भी एस्टेब्लिश होती है कि जात पात सिर्फ इंडिया में नहीं होती है, इंडिया के बाहर भी होता है, रेसिज्म ना हर जगह होता है। बहरहाल, तो ये कहते हैं कि मेरा कुछ, हमारी जो कम्युनिटी है बहुत ऊंचे दर्जे की है, इसका और मेरा कोई मेल थोड़ी है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई क्या आपका कनेक्शन है, भाई इससे सामान रेगुलर लेते हो क्या, या जान। तो ये कहती है नहीं, इससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, ही इज नो बडी
इन पास्ट लाइफ एंड ही इज नोबडी इन दिस लाइफ ऑल्सो। मतलब ना तो अभी के लाइफ में से कोई है, ऐसी कोई फीलिंग आ रही है, ना ही पास्ट लाइफ के अंदर कोई कनेक्शन आ रहा है। मैं मार्केट के अंदर हूं, बस ये कोई रैंडम दुकानदार है। अच्छा, तो मैं इनसे पूछते हैं कि भाई यहाँ पे क्या करने आए हो, किससे मिलने के लिए आए हो, किससे मिलने आए हो क्या? तो ये कहती है कि मिलने किसी से नहीं आई हूं, लेकिन मैं घर से भाग के आई हूं छुप के। क्यों? ये कहती है क्योंकि ना मुझे जाने नहीं देते हैं और मुझे घूमना बहुत पसंद है। क्यों जाने नहीं देते? तो हम इनसे पूछते हैं कि पास्ट लाइफ में जो इजिप्ट वाली लाइफ है, उसमें भी माता पिता बांध के रखते हैं क्या, जैसे इस महीने में आपके जीवन में बहुत घुटन होती है? तो कहती है कि नहीं, वैसे तो नहीं है। मेरे माता पिता, मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मेरे जो पिताजी हैं वो यहाँ के कोई बहुत बड़े आदमी हैं। और जैसे इंडिया में बोला जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार हैं, तो कहते हैं यहाँ के जो बड़े बड़े लोग होते हैं और यहाँ के जो मतलब जो रॉयल फैमिलीज होती हैं, उनके कोई ठेके ठेके होते हैं कई सारी चीजों के, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड। कह रही है वो ठेके मेरे पिताजी जो है वो लेते हैं। तो मुझसे कहते हैं कि भाई कैसी बिल्डिंग्स वगैरह, तो कह रहे हैं कि भाई मतलब मॉडर्न टाइम नहीं है, टाइम बहुत पुराना ही है, लेकिन तब भी हो सकता है भाई ठेके लिए जाते हो घर वर बनाने के, सब कुछ है ना। तो कह रही है ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन का जो मेरे पिताजी हैं उनका काम है, वो बहुत बड़े आदमी है। तो कह रही मेरे पिताजी को चिंता रहती है कि भाई कोई मुझे किडनैप ना कर ले, या मुझे कोई चोट ना पहुंच जाए, या छोटे लोग मेरा फायदा ना उठा ले। तो इस वजह से पिताजी बहुत मना करते हैं। और ये कहती हैं कि जो मेरी माँ है, मेरी माँ थोड़ा ऐसा विश्वास करती हैं कि लड़कियों को सिमट करके रहना चाहिए, घूमना फिरना लड़कियों को शोभा नहीं देता है। ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि भाई देखो फिर क्या हो रहा है, भाई भाग करके आए हो तो भाग ही गए हो क्या? तो कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस भाई अभी फिलहाल के लिए घर से छुप छुपा के आ गई थी, लेकिन अब शाम हो गई है, मैंने अपनी शॉपिंग कर ली है, तो अब मैं घर वापस जा रही हूँ। ठीक है जी। तो घर जाती हैं तो ये बताते हैं कि भाई अच्छा, काफी बड़ा घर है। घर के अंदर ये कहती हैं कि लकड़ी का बहुत इस्तेमाल हुआ है, और कोई ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे कोई बहुत ही प्रीमियम लकड़ी है। मतलब जगह जगह पे जैसे लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है इन द डेकोरेशन, या जैसे घर को बनाते हैं तो उसके अंदर। अच्छा, कह रही है कि घर के अंदर सजावट भी बहुत ज्यादा है। ऊपर की तरफ देखती हैं तो ये कहती हैं कि एक झूमर है बहुत बड़ा, जो कि कपड़ा यूज हुआ है उसके अंदर, कपड़े से कुछ डिजाइन बनाया हुआ है। मतलब जैसे आजकल तो कांच के झूमर होते हैं, तो कह रही वैसा नहीं है, लेकिन कपड़े का कोई डिजाइन नुमा झूमर है, वो लटक रहा है। अच्छा, दीवारों पे देखती हैं तो कहती हैं दीवारों पे भी ना कपड़े हैं, कपड़े लटके हुए हैं, और कपड़ों से अलग अलग फ्लोरल डिजाइन, जैसे कपड़ों का ही फूल बना दिया हो। कह रहे ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े फूल दीवारों पे बने हुए हैं, और दीवारों पे वो लटक रहे हैं, वो मतलब साज सज्जा है। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि घर के अंदर कौन है? तो कहते हैं कि घर के अंदर जो है मेरी मम्मी है। मम्मी का ये बताती हैं कि मम्मी पिंक और ब्लू कलर का गाउन मेरी मम्मी ने पहना हुआ है, और कह रही कि मेरी मम्मी की भी जो सारी ज्वेलरी है वो ब्रास की ज्वेलरी है। एक चीज हम ये नोटिस कर रहे थे यहाँ पे कि गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी नहीं है, ब्रास की ज्वेलरी है। शायद जो इजिप्ट है वहां पे ब्रास ज्यादा चलता होगा। अच्छा, कह रही ब्रास की ज्वेलरी उन्होंने भी पहनी हुई है सारी। तो हम पूछते हैं कि भाई मम्मी को देखो, मम्मी से कैसा रिश्ता है? तो कह रही कि मेरी मम्मी मेरे से बहुत खुश है, और मम्मी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और फिर हम मम्मी को बोलते हैं कि भाई मम्मी को पहचानो, आपके अभी के लाइफ में कौन है? तो जब ये मम्मी की आंखों में देखती हैं, प्रेम करने वाली मम्मी की आंखों में देखती हैं ध्यान से, तो इनको ऐसा नजर आता है कि इनके इस जीवन में जो इनकी माता जी हैं, वही इनके पास्ट लाइफ के अंदर मम्मी हैं। लेकिन जो दोनों पर्सनालिटीज हैं, उनको इस टाइम पे ये जज नहीं कर पा रहे थे कि यार इतना अलग कैसे हो सकता है, ये तो मुझे बहुत प्यार करती है, और इस लाइफ वाली मम्मी फ्रस्ट्रेटेड रहती है, नफरत करती है बचपन से। ऐसा क्यों? चलो आगे देखते हैं। फिर ये बताती हैं कि भाई आगे पापा आए हैं, तो पापा ने ब्लू और व्हाइट शर्ट, सॉरी मतलब पापा दिख रहे हैं, और पापा ने ब्लू और व्हाइट कलर का कुछ ड्रेप किया। तो मम्मी ने पिंक और ब्लू कलर का गाउन पहना हुआ था विद ब्रास ज्वेलरी। पापा आए तो पापा ने भी ऐसे कुछ लपेट सा ही रखा हुआ है, शायद इसी प्रकार के कपड़े, या इसी प्रकार के कपड़े वहां पर पहने जाते होंगे। अच्छा, पापा को हम बोलते हैं कि भी पापा को देखो, पापा हैं क्या इस लाइफ में से कोई? तो ध्यान से देखते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं, इस लाइफ में से पापा तो कोई भी नहीं है, ऐसा तो कुछ जो है
वो नजर नहीं आ रहा है। तो हम बोलते हैं कि भाई पापा से पूछो कि भाई और कौन है परिवार के अंदर। तो कहते हैं कि पापा कह रहे हैं कि मेरे दो और भाई हैं, लेकिन वो सेना में हैं दोनों। जो राजा हैं यहाँ के, उनकी सेना में है। दे डोंट लिव एट होम। वो राजा जी के महल के अंदर ही रहते हैं और कभी कभी आते हैं। और दोनों भाई जो हैं वो मतलब ठीक ठाक पद पे हैं, छोटे सैनिक नहीं है, ठीक ठाक पद है उनका। अच्छा, तो ब्रदर, फिर हम कहते हैं कि भाई आप जो है ऐसा देखो कि भाई जो ब्रदर हैं थोड़ा सीन चेंज करेंगे कि ब्रदर आ गए हैं, तो आप बताओ उनकी पर्सनालिटी कैसी है। तो ये कहते हैं कि हाँ, आपने ऐसा बोला तो फिर दृश्य बदल गया है, भाई घर आ रहे हैं। उनके कपड़े देखते हैं तो ये कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने सूती के कपड़े पहने हुए हैं और ऊपर उन्होंने कुछ मेटल का पहना हुआ है। जैसे कि दोस्तों, जो इजिप्ट की अगर आप मूवीज वगैरह देखेंगे या जैसे द ममी मूवी आप देखेंगे, जो ये कपड़े डिस्क्राइब कर रही थी अपने भाइयों के, वो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जो पास्ट के अंदर जो गार्ड्स होते हैं राजा के, उस टाइप के कपड़े ये बता रही थी कि सूती के कपड़े हैं व्हाइट कलर के और ऊपर मेटल का कुछ छाती पे उन्होंने पहना हुआ है। हाथों के अंदर भी काफी मेटल जो है उन्होंने पहना हुआ है। ये कहती हैं कि दोनों उम्र में बड़े हैं मुझसे और दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो फिर हम बोलते हैं कि भाई ठीक है, इनको देखो। तो एक भाई को देखती हैं तो ये बताती हैं कि इस लाइफ में इनका एक मासी का लड़का है, वो है। दूसरे भाई को देखती हैं तो कहती हैं कि जो मेरी छोटी बहन है, जो कि पीसीएस ऑफिसर बनी है अभी, कह रही है वो दिखाई दे रही है। छोटी वाली बहन जो है वो दूसरा वाला भाई है। पर उस जीवन में दोनों बड़े हैं और दोनों मुझसे बहुत ज्यादा जो है प्यार करते हैं। ठीक है, हम पूछते हैं आगे क्या हो रहा है। तो कह रही है सब अच्छा है, सब खाना खा रहे हैं। कह रही मेरे दोनों भाई मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर के आए हैं। कह रही मेरे भाई ऐसा सोचते हैं कि हमारी एक ही बहन है, इसको प्रिंसेस की तरह रखना चाहिए, प्रिंसेस की तरह रहना चाहिए। कह रही माँ भी प्यार करती है, पिताजी भी अच्छे हैं, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, माँ भी है ना। वो डायलॉग है ना तुम्हारे पास, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है ना, मेरे पास माँ है। तो कह रही मेरे पास तो दौलत शोहरत भी है और माँ भी है। कह रही वो प्रॉब्लम नजर ही नहीं आ रही है। कोई बात नहीं। तो फिर हम जो है थोड़ा इस चीज को इन्वोक करते हैं। हम कहते हैं कि भी देखो, हो सकता है कि अभी जो सीन आपको दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन हो सकता है आगे चल करके कोई समस्या आई हो। तो इस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए हम इनको कहते हैं कि भाई आप उस दृश्य के अंदर जाएंगे, आपको पता चलेगा कि कभी रिश्तों में कोई खटास आई या कोई समस्या आई तो आगे चल करके अगर कुछ ऐसा हुआ तो आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं आई तो आपके मन में आ जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो जैसे ही काउंटडाउन होता है, 5 4 3 2 1, देखो, तो सीन चेंज हो जाता है। और सीन चेंज होता है तो इनको ऐसा दिखाई देता है कि जो इनकी मम्मी है, उनको बहुत गहरा दुख है किसी चीज का। पास्ट लाइफ में जो माँ है बहुत दुखी है। किस बात से दुखी हैं? कहती है जो भाई हैं, भाइयों से मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड हूं, भाई मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कह रही मेरे भाई जो बोलते हैं वही मैं करती हूँ। और कह रही मैं जब अपनी माँ को देख रही हूं तो मुझे लग रहा है कि माँ को ऐसा लगता है कि जो मेरे लड़के हैं ये तो अपनी ड्यूटी बजाते हैं इतने सालों से, कि तो घर पे रहते भी नहीं है। मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ करती हूँ, इसके लिए इतना मैंने किया है, लेकिन फिर भी इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, इसके लिए इसके भाई इंपॉर्टेंट है। इसके भाई छुट्टी लेकर के अगर घर आ जाए ना तो पागल हो जाती है भाइयों के पीछे, उन्हीं के आगे पीछे घूमती रहेगी, उन्हीं के साथ खाना खाएगी। तो ये मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं देती है उस टाइम पे जब भाई आते हैं। तो मैं इनसे पूछते हैं भाई सगे ही है ना, इसी के बच्चे हैं ना? तो कहती है हाँ उन्हीं के बच्चे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, कहती है कि आई थिंक मेरी माँ जो है ना, वो ना अटेंशन सीकर है। और कह रही है कि मेरी माँ के मन में एक थॉट है जो मुझे आ रहा है, शायद उन्होंने कभी ये बात बोली भी मुझे पास्ट लाइफ में। कह रही कि माँ कहती है कि लड़की है फिर भी मैंने इतना प्यार किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे वापसी में इससे वो प्यार, इससे वो सम्मान नहीं मिला। तो हमने कहा कि ऐसा क्यों बात हो रही है कि लड़की है फिर भी प्यार किया का मतलब क्या है? तो ये कहती है कि जो मेरी माँ है उनके हिसाब से लड़कियों को इतना प्यार नहीं मिलता, क्योंकि ये जो इजिप्ट वाली लाइफ है इसके अंदर इनकी जो माँ है उनको बचपन में कोई खास प्यार नहीं मिला था। उनको उनके माता पिता थोड़ा हड़का करके रखते थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो कह रही है मेरी माँ को ये लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन फिर भी समाज का जो निसाम है उससे विपरीत जाकर के मैंने मेरी बेटी को वैल्यू दी,
ये घूमने चली जाती है, थोड़ा बहुत रोकती टोकती हूँ, लेकिन फिर भी अपनी मनमानी करती है, तो कर पाती है क्योंकि मैंने इसको इतना प्यार दिया और मेरी बेटी को इस चीज की कदर नहीं है। मतलब हम तो ये कहते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन समय समय की बात है, शायद उस टाइम पे इतनी आजादी नहीं मिलती होगी और उन्होंने दे रखी होगी, और आज के जमाने में आजादी होती है लेकिन आज वाले जीवन में दे नहीं रखी। चलिए जैसे भी है, तो ये कहती है कि माँ को नहीं मिली थी ये सब प्यार आजादी, उनके कोई, कह रही मेरे बड़े भाई हैं मुझसे प्यार करते हैं, माँ के कोई ऐसे बड़े भाई नहीं थे जो कि उनसे प्यार करते थे, माँ के जो भाई हैं वो उनको बचपन में पीटते थे। अच्छा, फिर ये कहती हैं कि आगे चल करके मुझे दिख रहा है कि जो मेरी माँ है उससे मेरा रिश्ता खराब हो गया है। क्यों रिश्ता खराब हो गया है? कह रही बिकॉज आई मैरिड अ गाय हु वाज चॉइस ऑफ माई ब्रदर। कह रही मेरे ब्रदर की चॉइस का था लड़का, उससे मैंने शादी कर ली है, तो माँ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। लेकिन ये कहते हैं कि मेरे जो भाई हैं वो ये कहते हैं कि हमारी बहन राजकुमारी की तरह है और राजकुमारी की तरह ही जिंदगी भर रहेगी। अच्छा, आगे ये बताते हैं कि जो मेरी माँ है उसको दिक्कत है क्योंकि जो मेरा पति है वो बहुत ज्यादा रिच है। कह रही कि उसका अनाज का बहुत बड़ा काम है, उसके बहुत बड़े अनाज के भंडार हैं और प्रीमियम क्वालिटी अनाज जो है वो यहाँ के अमीरों को सप्लाई करता है। राजा जी के यहाँ पे भी इनके यहाँ से अब अनाज जाता है। अच्छा, हस्बैंड की तरफ देखती हैं, जिससे शादी हुई, जो अनाज का वो है, तो इनको दिखाई देता है कि इनकी इस जीवन का एक मित्र रहा है इनके कॉलेज टाइम के अंदर, वो पास्ट लाइफ का हस्बैंड है, अच्छा दोस्त है इनका। अच्छा, तो ये कहती हैं कि मेरी मम्मी की आंखों में मुझे ऐसा दिख रहा है कि मम्मी चाहती हैं कि कैसे भी करके मेरा रिलेशन खराब हो जाए, लेकिन कह रही हैं कि वो मेरे पति के साथ मेरा रिलेशनशिप खराब नहीं करा पा रही हैं, क्योंकि ये पास्ट में जिस समय की बात है उस समय में औरतों के पास ज्यादा राइट्स नहीं थे। तो कह रही है मेरा रिश्ता होकर के मैं चली गई हूं, तो कह रही है मेरी माँ चाहती तो है लेकिन मेरा जो घर गृहस्थी है उसके अंदर वो इंटरफेयर नहीं कर पा रही है, क्योंकि मेरी माँ की कोई औकात सी नहीं है जैसे, और उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन है इस चीज का कि उसकी औकात क्यों नहीं है, उसके पास पावर क्यों नहीं है, उसके हाथ में धन क्यों नहीं है। तो इस चीज को लेकर के बहुत परेशान है। तो कह रही है शी वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय माई मैरिज। कह रही है वो इसलिए डिस्ट्रॉय करना चाहती है मेरी मैरिज को ताकि वो मेरे भाइयों को ये प्रूव कर सके कि देखा, मैंने कहा था ना कि लड़का अच्छा नहीं है। तो कह रही है मेरी शादी होने के बाद पूरी जिंदगी भर जब भी मैं मेरी माँ से मिली, उसकी आंखों में मुझे यही नजर आया कि उसको मेरा रिश्ता तुड़वाना था, उसको ये प्रूव करना था कि रिश्ता अच्छा नहीं करवाया मेरे भाई ने, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। तो वो जो खार है, वो जो कसक है ना, वो जो टीस है, कह रही वो मेरी माँ के मन के अंदर रह गई है। और कह रही मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूं कि पूरी जिंदगी भर ऐसी घटिया सोच रही मेरी माँ की, पूरी जिंदगी भर जितना उससे हो सकता था उसने प्रयास किया कि मेरा रिश्ता खराब हो जाए, लेकिन बस उसकी हैसियत नहीं थी, मतलब इतना अलाउड ही नहीं था औरतों को बोलना कि वो, उसको चांस मिल पाता मेरे पति को भड़काने का या किसी और को भड़काने का, लेकिन वो मेरा घर जो है उसको खराब करना चाहते थे। तो ये थी दोस्तों जो पहली पास्ट लाइफ है जो इन्होंने देखी थी। इसके बाद इनके जो गाइड हैं उनके पास उनको भेजा गया, पूछा गया कि भाई समझाओ क्या हुआ, कैसे हुआ और आगे क्या करना चाहिए। तो फिर जो गाइड हैं उन्होंने इनको गाइडेंस दी। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि जब ये अपने गाइड के पास गए तो फिर गाइड ने क्या बताया। सबसे पहले तो गाइड से पूछा गया कि हे पुण्य आत्मा, मेरी तो कोई गलती थी नहीं, मैंने तो जानबूझ करके अपनी माँ को पूर्व के जीवन में कोई दुख नहीं दिया था, तो फिर ये दोबारा जो है मेरी माँ कैसे बन गई, मतलब सिर्फ इसलिए कि सामने वाली आत्मा मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहती है तो उसको चांस मिलेगा ही मिलेगा मुझे तकलीफ पहुंचाने का, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने उनको तकलीफ नहीं पहुंचाई थी। ये किस प्रकार का इंसाफ है प्रकृति का, ये क्या कर्मा है? या तो मुझे बताओ कि मेरा और कोई पास्ट का कर्मा है इनके साथ, या फिर मुझे समझाओ कि मैं क्यों इनके साथ आई। तो गाइड ने बताया कि ये जो लाइफ आपने देखी है बच्चे, इससे पहले की कोई लाइफ आपकी अपनी इस माँ के साथ नहीं थी। तो हम भी हैरान हो गए कि भाई फिर इतना मारपीट इतना ज्यादा क्यों, कि भाई सिर्फ इसलिए कि सामने वाली आत्मा टॉर्चर करना चाहती है तो वो टॉर्चर कर ले क्या? तो ये कहती हैं, गाइड इनको बताया कि बच्चे ऐसा नहीं है, दरअसल तुमने खुद चुना इसको सृष्टि पर दोबारा से आने के लिए।
कह रहे दोबारा जो जन्म तुमने लिया, अभी जो तुम्हारा जन्म था, कह रहे तुमने चुना कि तुम्हारे को दोबारा से माँ चाहिए। कह रहे क्योंकि जो जब तुम्हारी माँ के मन में तुम ये आक्रोश देखते थे, जब ये करते थे, तो तुम्हारे को मन में ये लगता था कि क्योंकि मैं लड़की हूं और लड़की मिलकर के, लड़की होने के बावजूद भी मुझे आजादी मिली और मेरी माँ को अपने बचपन में नहीं मिली, शायद इस बात की वजह से ही मेरी माँ का और मेरा रिश्ता खराब हो गया। तो ये कहती हैं कि एक बार गाइड ने दिखाया इनको सीन कि पास्ट लाइफ में तुम अपनी माँ के पास गई थी और तुमने अपनी माँ को ये बोला था कि माँ, मैं दोबारा तुम्हारा बच्चा बन करके आऊंगी, तुम्हारे मन में कितना भी गुस्सा क्यों ना हो मेरे लिए, मैं तुम्हारा बच्चा बन करके आऊंगी और अगली बार जब मैं तुम्हारा बच्चा बन करके आऊंगी माँ, तो मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगी। तो अगली बार जब मैं बेटा बन करके आऊं, तो ये जो बेटों को तुम प्यार करना चाहते हो, तुम वैसा प्यार मुझे कर लेना माँ, मैं अगली बार तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगी। तो कहती है तुमने ये वादा किया था, लेकिन तुम्हारी माँ ने चेहरे पर तो नहीं दिखाया था कि भाई उसको कुछ खुशी है इस बात से। कह रही है लेकिन अंदर से उसको एक बड़ा सेटिस्फेक्शन और सुकून सा मिला था तुम्हारी माँ को, जब तुमने कहा था कि मैं अगली बार तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगी। केयर गाइड ने कहा कि लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि कुछ जन्म इंसान के, पुरुष के होते हैं, कुछ महिलाओं के होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा ये जो वादा है उनके साथ ये पेंडिंग था और अभी तुम्हारा पुरुष का जो जन्म है वो ड्यू नहीं था, जिसके चलते तुमने आधा वादा तो पूरा किया, दोबारा इनके बच्चा बन करके आ गए, लेकिन कह रहे हैं तुमने फिर बेटी बन करके जन्म लिया। अब दोस्तों, क्या बेटी बन करके जन्म लेना कोई बुरी चीज है? नहीं, लेकिन यहां पर बात यह है कि जो सामने वाली आत्मा है वो एक कमजोर आत्मा है, यानी कि जो इनकी माँ है, बुरे संस्कारों वाली, गंदे संस्कारों वाली आत्मा है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमारी एडवाइस तो ये होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे को बहुत सारे मेंटल और इमोशनल ब्लॉक्स होते हैं कि हमारे को लगता है कि हमें ऐसा कर लेना चाहिए, चलो मैं मदद कर देता हूँ या मैं ये वादा कर देता हूँ। हम भावनाओं में बह करके बहुत कुछ कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जो अगर आपको दिखाई दे रहा है ना कि कोई बुरे संस्कारों वाली आत्मा, मतलब अच्छे स्वभाव संस्कार वाली आत्मा नहीं है, अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है ना, तो विशेषकर ऐसी आत्माओं से कभी कोई वादा नहीं करना चाहिए, कभी उनको होप नहीं देनी चाहिए। क्योंकि इनको तो ये होता है कि हमारे को ये पूरी शक्ति चूसने वाली आत्माएं होती हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कह रही फ्रस्ट्रेटेड आत्माएं होती हैं। तो आपने तो कैजुअली वादा कर दिया, लेकिन वो उस वादे को बहुत सीरियसली लेती हैं और पूरा ना हो तो आपका खून चूसती रहती हैं, आपके पीछे पड़ी रहती हैं, आपको तंग करती हैं। तो गाइड ने कहा कि आपने वो जो वादा किया था, उस वादे को आधा निभाया, आप लड़की बनकर के पैदा हो गए। तो कह रही है कि अब उस बात का बदला ले रही है और बेसिकली तो पिछले जन्म का जो उसके अंदर टीस रह गई थी आपके जीवन को बर्बाद करने की, है ना, जो आपको आजादी पिछले जीवन में मिली थी जब नहीं मिलनी चाहिए थी उसके अनुसार। तो कह रहे हैं आपकी माँ आपसे आपके इस जीवन की आजादी नहीं छीन रही है, लेकिन पिछले जीवन में जो आजादी आपको नहीं मिलनी चाहिए थी उनके अनुसार वो आजादी आपसे छीन रही है। तो ऐसा उन्होंने बताया। अच्छा, जो इनके अभी के पिताजी हैं, पिताजी इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं, क्यों ऐसे हैं कि भी यूपीएससी क्लियर करोगे तभी निकल सकते हो? एक प्रकार से पिताजी ने भी कैद कर रखा है। आप कह रही हैं कि माँ तो मारती थी बचपन में, पिताजी जो हैं, पिताजी को बाप माँ टॉर्चर करती थी, फिर पिताजी भी हमारे को पीट देते थे। तो कह रही पिताजी से क्या हिसाब किताब है, ये तो पता ही नहीं लगा। तो गाइड ने बताया कि जो तुम्हारे पिताजी हैं उनके साथ एक दूसरा जीवन है जिसके अंदर तुम्हारा हिसाब किताब है। फिर एक दूसरे जीवन के अंदर इनके गाइड ने इनको भेजा जिसके अंदर इनके पिताजी से जो हिसाब किताब है उसके बारे में इनको पता चले। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों, जो दूसरा जीवन इनके गाइड ने इनको दिखाया, वो दूसरा जीवन कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिखाया था दोस्तों। बस जैसे ही भी ये हुआ कि भी पापा से क्या हिसाब किताब है थोड़ा पता चले, तो इनको ऐसा दिखाई दिया कि जैसे एकदम से जाकर के ना ड्रॉप कर दिया इनको किसी वॉरियर की बॉडी के अंदर, और एक व्यक्ति है, पुरुष है, जो युद्ध का मैदान है उसके अंदर लड़ाई कर रहा है। और इनको ऐसा नजर आता है कि विश्व भाला है, भाला चला रहा है। और ये अपने कपड़े वगैरह देखते हैं, थोड़ा इनको फीलिंग आती है कि भी मैं कोई हिंदू सैनिक हूं। इनके जो राजा है वो युद्ध कर रहे हैं, ये हिंदू राजा हैं और किसी मुस्लिम आक्रमणकारी ने जो है इनके ऊपर आक्रमण कर दिया है। तो उनकी सेना और इनकी सेनाएं जो है वो आपस में टकरा रही हैं। और जो मुसलमानों की जो सेना है उसके अंदर राजा नहीं आया है, लेकिन उनकी सेना में से एक बहुत बड़ी टुकड़ी है
जो इस हिंदू राजा से लड़ने के लिए आई है, और उनकी टुकड़ी जो है और भी कई हिंदू राजाओं से जो है युद्ध कर रही है। और इनके यहाँ पे जो टुकड़ी आई है, तो इनको ऐसा नजर आता है कि जो मुसलमान सेना है, उसका जो सेना प्रमुख है, युद्ध होते होते वो सेना प्रमुख इनके सामने आ गया है, और इनके पास जो भाला है, उस भाले को इन्होंने उसके गले के आर पार कर दिया है। मतलब ये कहते हैं कि बिल्कुल मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे उसकी जो ये ब्रेस्ट प्लेट होती है पूरी, है ना, ये जो यहाँ पे जो उनका जो कवच होता है, और कह रहे जो चेहरा है उसका भी पूरा कवच है उनका, लेकिन चेहरे का कवच और जो ये पूरा चेस्ट वाला एरिया होता है, कह रहे इसके बीचों बीच जो भाला है, मैंने उसके आर पार कर दिया है। और कह रहे हैं वो मेरे सामने जो गिर रहा है, तो कह रहे मैं उसको देख रहा हूं तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उनका जो सेना प्रमुख है मैंने उसको मार दिया। और जैसे वो मर रहा है तो खून बह रहा है, तो हम कहते हैं कि भाई ये भी एक टेक्निक होती है कि भाई सामने वाला जो है उसकी जो भावनाएं हैं उनको थोड़ा फील करने का प्रयास करो, वो क्या है, क्या वाइब्रेशन आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये कहते हैं कि जो सामने वाला बंदा है ना, उसको ना विश्वास नहीं हो रहा है। उसको ये लग रहा था कि उनकी इतनी बड़ी सेना है, जो उनकी टुकड़ी भी है ना, कह रहे हैं उनकी जो टुकड़ी है वो हमारी पूरी, हमारे तो राजा जी की पूरी सेना है, हमारी राजा जी की सेना से कई गुना बड़ी उनकी टुकड़ी थी। मतलब वो पूरी सेना भी नहीं है उनके राजा की, उसकी एक टुकड़ी भी हमारी सेना से कई गुना बड़ी थी। तो कह रहे हैं उसकी आंखों में मुझे दिख रहा है कि वो तो ये सोच के आए थे कि ये मतलब ऐसे होने वाला है कि वे मक्खन की तरह मारते चले जाएंगे, काटते चले जाएंगे, है ना, फेंटते चले जाएंगे, और हम तो बस ऐसे बस कब्जा करके आए। कह रहे इसकी आंखों में दिख रहा है कि ये ऐसा सोच करके आया था। अब इसके भाला आर पार हो गया है, तो इसको विश्वास नहीं हो रहा है। और कह रहे विश्वास नहीं हो रहा है, और उस अविश्वास में कह रहे उसकी आंखें मुझे कहती हैं कि तूने मुझे मार दिया, अब तू देख मैं क्या करता हूं। और इसी लास्ट थॉट के साथ वो मर गया। और अब जैसे फिर इनके पिताजी बन करके आए, तो जो भी टॉर्चर उनकी वजह से है, वो भी क्या होता है, वो जिस भी सेना का पार्ट था, जो भी था, वो अपना सेना प्रमुख था, थोड़ा उनका थॉट यही होता है कि भी हम जाएंगे और हम कब्जा कर लेंगे और हम बांध लेंगे सामने वाले व्यक्ति को ना, अपना गुलाम बना लेंगे। तो ऐसा ना दोस्तों, हमने बहुत सारे केसेस के अंदर देखा है कि किसी दूसरे इंसान को गुलाम बना लेने की जब इच्छा जब सीधा सीधा पूरी नहीं होती है, तो उन आत्माओं का हिसाब किताब उनको ऐसे पार्ट्स के अंदर लेकर के आता है। कई केसेस देखे हैं हमने ऐसे कि सामने वाला गुलाम बनाना चाहता था तो और कुछ नहीं कर पाया, हर जीवन में युद्ध लड़ते रहे, कभी आपने मार दिया, कभी उन्होंने मार दिया, फिर अल्टीमेटली वो आपके पेरेंट बन करके पैदा हो जाते हैं। और पेरेंट मतलब वो पेरेंट नहीं जो सचमुच में पेरेंट होते हैं, है ना, वो पेरेंट जो नाम के पेरेंट हैं, और बस अपना सारा जो टॉक्सिसिटी होती है उनके जीवन की, सारा टॉर्चर जो होता है वो बच्चों में जो ट्रांसफर करते रहते हैं, उनका जीवन जो है उसको जहन्नुम बना देते हैं। हाँ, तो वैसे वाले, तो तो वही है भाई, इस जीवन में जो इनकी माता जी की इच्छा दूसरी इजिप्ट वाली लाइफ में दिखाई दी थी, फिर ये वाले जीवन में इसको मार दिया, तो कहीं ना कहीं वही इनको गुलाम बना करके रखा हुआ है। जैसे भी, हालांकि कहते नहीं है सामने से कि हम गुलाम बना रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां, शर्तें ऐसी रखी हुई हैं बच्चे के सामने कि भाई वो एक प्रकार से गुलाम ही है। ठीक है। फिर गाइड से पूछा, वापस गाइड के पास गए, तो गाइड से पूछा कि भाई ये जो शादी है, शादी करने से डर क्यों लग रहा है। तो इनको फिर नजर आता है, गाइड कहते हैं कि बच्चे अभी ये जो जीवन में दिखाना था वो पूरा नहीं हुआ, फिर यही वाली जो लाइफ है इसमें वापस गाइड भेजते हैं। और उनको दिखाई देता है कि जो पूरा जो युद्ध है वो हो गया है, इनके राजा जी ने जीत लिया है, मतलब अपना जो स्टेट है, जो उनका राज्य है, उसको बचा लिया है। और ये वापस गए हैं, तो इनकी जो पत्नी है, वो जो पत्नी है उसके जो हाव भाव हैं वो थोड़े बदले हुए से हैं। अच्छा दोस्तों, हम भूल तो नहीं गए, हमने बता दिया ना कि जो वो मुस्लिम जिनको मार दिया था इन्होंने, उनको इन्होंने अपने जीवन के पिताजी के रूप में देखा था। अच्छा, फिर जो घर पे पत्नी इनको दिखाई देती है, तो ये पत्नी की आंखों में एक अजीब सा डर और एक अजीब सी बेचैनी देख रहे हैं। और इनको ऐसा नजर आता है कि अभी ये घर पे आए ही हैं, तो कुछ ऐसा है कि जो पत्नी है शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये युद्ध से बच करके आ जाएगा, और ये युद्ध से बच करके आ गए हैं, तो उसको बड़ी तकलीफ हो रही है इस चीज से। तो फिर हम इनको बोलते हैं कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, तो कह रहे कुछ नहीं, उसने मुझे पानी दिया है, उसके बाद कह रहे कि हम बैठ करके खाना खा रहे हैं,
तो कह रहे मैं बैठ करके खाना खा रही हूँ तो पत्नी खाना नहीं खा रही है, बस वो मुझे अजीब तरीके से ना टेढ़ी नजरों से मुझे देखे जा रही है, देखे जा रही है, देखे जा रही है। तो कह रही है कि मैंने जैसे वो खाना खाया है तो मेरे को चोक फील होने लगा कि जो खाना है उसके अंदर विष मिला हुआ है। और कह रहे मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं उससे पानी मांग रहा हूँ। तो कह रहे इनको नजर आता है कि जो पत्नी है वो ऐसे उसने पानी का गिलास सामने वो किया। तो मैंने पकड़ने का प्रयास किया तो उसने अपने हाथ से छोड़ दिया उस गिलास को। और मिट्टी का जो ग्लास है वो जमीन पे गिरता है पानी वाला, वो चकनाचूर हो जाता है। और कह रहे मैं अविश्वास से देख रहा हूं, मैं उसका मतलब मैं समझ गया हूं कि इसने मुझे पॉइजन किया है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। कह रहे बहुत ज्यादा विष जो है फैल गया, मैं चक्कर आ रहे हैं मुझे। तो ये उसको गला उसका पकड़ने का प्रयास करते हैं तो इनको नजर आता है कि जो पत्नी है उसके हाथ में कटार थी और मतलब जैसे बड़ी सी छुरी थी। तो कह रहे उस छुरी को पत्नी ने 7-8 बार जो है मेरे पेट में मार दिया है और मेरा जो मतलब सारी आंतड़ियां वो बाहर आ गई। और कह रहे कि मैं सोच रहा हूं कि भाई वाह रे किस्मत, इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने बड़े सेना नायक को मार के आया, है ना, अपने देश की रक्षा करी, जनता की रक्षा करी, और जनता में पत्नी भी आती है। क्योंकि जानते ही हैं हम सब लोग कि अगर आक्रमणकारी जो आते हैं अगर उनकी सेनाएं जीत जाएं तो आपके फिर जो राज्य की जो बहु बेटियां होती हैं उनका क्या हाल करते हैं। तो कह रहे मैं सोच रहा हूं कि मैं कहां से क्या अपनी जान पे खेल करके बचा करके आया हूँ, सेना नायक को मारा, कहाँ मेरे को मान सम्मान मिलना चाहिए था। लेकिन कह रहे हैं अभी तो सब सेटल होता, फिर राजा जी के सामने प्रस्तुत होते, फिर जीवन बेहतर होता। जनरली जैसा बड़ा कुछ अचीवमेंट करते हैं तो उनको बड़े रिवॉर्ड्स मिलते हैं ना, बड़ा पद भी मिलता है। तो कह रहे वो सब होना था, लेकिन घर अभी आया ही था और पहले ही दिन ही कह रहे बता इतनी बड़ी जंग में नहीं मरा, कितने लोग मार दिए, यहाँ पे घर आया तो पत्नी ने मार दिया। तो बस ऐसे दिखाई उनको देता है कि भी ऐसे वो जहर तो था ही, फिर पेट में वार हो गए जो कटार थी उसके कई बार। तो कह रहे मैं मर रहा हूँ। और कह रहे मर रहा हूँ तो पत्नी है वो ऐसा पल्लू लेकर के कह रहे ऐसे देख रही है, फिर छुप रही है, देख रही है, देख भी नहीं पा रही है मरते हुए। और उसी के अंदर फिर कुछ उनको ऐसा नजर आता है कि जो इन्हीं के जो घर है उसके अंदर कोई छुपा हुआ है। वो कहीं से कोई व्यक्ति निकल करके आया है और आकर के पत्नी के सामने खड़ा हो गया है। तो शायद जो पत्नी थी पास्ट लाइफ के अंदर उसका कहीं अफेयर वगैरह था, और उसको था कि शायद ये पकड़ लेगा मेरा पति। वो घर में छुपा हुआ था वो व्यक्ति, कौन था इनको पता नहीं चला। लेकिन जो पत्नी थी मारने वाली उसका पता चला। जिस लड़के से इनके माता पिता ने जो है सगाई करवाई है उसी को इन्होंने देखा कि पूर्व के जीवन में वो पत्नी थी, और युद्ध से वापस आने के बाद उसने पहले जहर दे करके और बाकी का काम पेट में 6-7-8 बार कटार घुसा करके पूरा कर दिया और इनको इनकी हत्या कर दी थी। और फिर जब गाइड के पास गए तो पूछा कि हे पुण्य आत्मा, इससे भी कोई और पुराना हिसाब किताब होगा? तो गाइड ने कहा हाँ, और पुराना हिसाब किताब है। कह रहे हैं कि बस ये समझ लो कि जो पत्नी है और वो जो मुस्लिम जो वो था, इन आत्माओं का आपस में कुछ कनेक्शन है। तो तुमने वहां उसको मारा और आत्मिक रूप से तुम्हारी पत्नी को इंस्पिरेशन आया कि उसको तुम्हारे को मार देना चाहिए, तो उसका बदला उसने लिया। अब इसको पूरा एक्सप्लोर करने के लिए और बहुत पीछे जाना पड़ता और पास्ट लाइफ एक्सप्लोर करनी पड़ती, उतना टाइम नहीं था। तो गाइड ने कहा कि पिछले जीवन में भी चरित्र थोड़ा ठीक नहीं था, और इस जीवन में भी उन्होंने बताया कि जिस लड़के से तुम्हारी सगाई कराई गई है उसका वो लॉयल नहीं है, उसके कई जगह पर अफेयर हैं। तो गाइड ने कहा ये जो सगाई है जैसा भी करो इसको तोड़ दो, तुम लटको मत बीच में, वरना प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो गाइड ने इनको ये एडवाइस किया। कुछ एडवाइस मुक्त होने से रिलेटेड भी थी दोस्तों, कि ये जो बंधन है इससे कैसे इनको मुक्त होना है। तो गाइड ने दोस्तों थोड़ी सी गाइडेंस इनको इस चीज के ऊपर दी कि बच्चे, फिजिकली कोई भी व्यक्ति जो है वो बाद में बंधक बनता है या बाद में अपने बंधन से मुक्त होता है, पहले उसको मानसिक तौर पे मतलब मेंटली अपने आप को आजाद कराना होता है। गाइड ने कहा कि तुम्हारे इस जीवन के अंदर तुम आज तक इसलिए बंधन के अंदर हो क्योंकि तुम एक बहुत लंबे समय से इस चीज का इंतजार कर रही हो कि तुम्हारी मां बदल जाएगी या पिताजी बदल जाएंगे या कुछ ऐसा होगा कि इनका विचार कभी तो बदलेगा, और तुम कुढ़ रही हो, तुम अंदर रो रही हो, तुम दुख कर रही हो। गाइड ने कहा कि बच्चे, ये आत्माएं नहीं बदलेंगी, तो तुम्हें वो आश रखनी बंद करनी होगी।
तुम्हें इसको रियलाइज करना होगा कि जितनी तुम्हारी सेहत है, जो कुछ है, अब जो करना है तुम्हारे को करना है। तुम्हारे को अगर बाहर निकलना है तो तुम्हारे को हिम्मत करनी ही पड़ेगी। पिताजी नहीं चाहते कि तुम कोई और नौकरी करो, कुछ और करो, तुम्हें करना पड़ेगा। कुछ तुम्हारे हाथ में होगा, तब तुम कुछ और डिसीजन ले पाओगे। वरना ऐसे ही पूरा जीवन जब तक ये लोग हैं, तुम इस घर के अंदर कैद रहोगे। तो गाइड ने कहा कि मानसिक तौर पे अपने आप को आजाद करो, है ना। और फिर जो है फिजिकल, और पिछले जन्म का भी बताया था कि जो माँ थी उनके साथ इनका बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, बहुत ज्यादा मोह था। पिछले जीवन में भी इनको लगता था कि मेरी माँ गलत सोच रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि मैं माँ से अपना रिश्ता ठीक कर लूं। तो गाइड ने कहा कि ले लिया प्रसाद, जाकर के उसको वादा कर दिया, हुआ ठीक। जो घटिया सोच वाली आत्माएं होती हैं, जो तुच्छ श्रेणी की आत्माएं होती हैं, वो बहुत मुश्किल है उनका सुधारना, क्योंकि उनकी सोच ही नहीं होती बदलने की। उनको लगता है कि वो ठीक है। तो बहरहाल ये सारे जो उत्तर हैं दोस्तों, इनके पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से इनको प्राप्त हुए। और इसी के साथ हमारा जो आज का जो हमारा केस है दोस्तों, उसको हम संपन्न करते हैं। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, अगले केस के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।